न्यूज नेशन पर 2022 के महादंगल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। यूपी में चुनाव से पहले नेताओं की भागम भाग के बाद चुनाव की फिजा बदल गई है, मुद्दे बदल गए हैं। सोशल इंजीनियरिंग के दांव से एक दूसरे को पटखनी देने के लिए खास रणनीति और प्लान तैयार किए जा रहे हैं। अखिलेश की ओबीसी चाल के खिलाफ बीजेपी ने भी यूपी में बहुजन का कार्ड चल दिया है। इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण साधने पर पूरा जोर है। सवाल यही है कि सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार का दांव चलकर बीजेपी ने क्या संदेश दिया है और क्या बीजेपी स्वामी फैक्टर की कार्ड निकाल पाएगी। अब की बार यूपी में सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन साबित होगा, इन तमाम पहलुओं को आज हम अपने पैनल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी चुनाव की फिलहाल जो तस्वीर उभर कर अब तक सामने आई है उसमें अखिलेश का ओबीसी कार्ड। तो बीजेपी के रणनीतिकारों के सामने कई सवाल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो 80 बनाम की जगह 85 बनाम 15 का नारा दे दिया और चुनाव के रूप को सीधे सीधे बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में बहुजन की बात करके इशारा कर दिया है कि इस बार उसकी रणनीति बदली हुई होगी। साथियों, 5 साल तक इंतजार हम लोग करते रहे, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, बड़ी धैर्य रखते हैं, बड़ा भरोसा करते हैं। लेकिन जब भरोसे की बुनियाद उनकी हिलने लगी तब हमने निर्णय लिया कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे। प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वो सामाजिक न्याय की प्रतीक है। सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने कैसा दांव चला है उसे भी देख लीजिए। बीजेपी की पहली लिस्ट पर नजर डालें तो उसने सबसे ज्यादा ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कुल 107 प्रत्याशियों में से सामान्य उम्मीदवार 43 हैं, जबकि 44 उम्मीदवार पिछड़ी जाति के हैं। इसके अलावा 19 प्रत्याशी अनुसूचित जाति के हैं। मतलब बीजेपी ने 60% टिकट ओबीसी और दलित प्रत्याशियों को दिए। खास बात यह भी है कि पार्टी ने ऐसी सीटों पर भी ओबीसी और एससी उम्मीदवारों को उतारा है जो आरक्षित नहीं है। इसमें सहारनपुर की सामान्य सीट है जहां दलित नेता जगपाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले चुनावी नतीजों पर नजर डालें। साल 2012 के चुनाव में जाटव समुदाय से बीजेपी को 4%, बीएसपी को सबसे ज्यादा 63% और समाजवादी पार्टी को 14% वोट मिले थे। वहीं 2017 की बात करें तो जाटव समाज ने बीजेपी को 9%, बीएसपी को 86% और समाजवादी पार्टी को 3% वोट दिए। यानी 2012 से 2017 में बीजेपी के जाटव वोट में 5% का उछाल आया। वहीं एसपी का वोट करीब 11% कम हो गया। इसी तरह अन्य दलित की बात करें तो साल 2012 में बीजेपी को अन्य दलित का 8%, बीएसपी को 48% और एसपी को 17% वोट मिला। वहीं 2017 में अन्य ओबीसी समाज ने बीजेपी को 31%, बीएसपी को 43% जबकि एसपी को 10% वोट दिए। यानी अंतर एक बार फिर साफ साफ नजर आया। 2012 के मुकाबले 2017 में बीजेपी का वोट बैंक जहां 23% बढ़ा, वहीं समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट 7% घट गया। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की इस बार ओबीसी और दलित वोट बैंक पर नजर है, ताकि सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को साध कर सत्ता के शिकार तक पहुंचा जाए। हालांकि बीजेपी ने भी रिजर्व सीट पर दलित चेहरा उतार कर ये साफ कर दिया है कि वो विपक्ष के हर हथियार की काट के लिए तैयार है। दलित ओबीसी वोट बैंक को साध कर ही पिछले चुनाव में बीजेपी सत्ता के सिंहासन तक पहुंची थी और अब जब हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दे चुके 14 विधायकों ने बीजेपी को पिछड़ा और दलित विरोधी बताया तो बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर ओबीसी दलित उम्मीदवारों को उतारकर बड़ा दांव चल दिया है। टीम न्यूज नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। यूपी में 403 विधानसभा की सीटें, 300 सीटों पर करीब करीब सीधे तौर पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं। जाहिर सी बात है इस फैक्टर को कोई भी पार्टियां अनदेखा नहीं कर सकती। चलिए आपका परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों से करवाते हैं। प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं जो कि डायरेक्टर हैं सीएसडीएस के। प्रदीप गुप्ता जी हैं, सीएमडी हैं एक्सिस माई इंडिया के। और एनके सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि सवाल के सिलसिले की शुरुआत करें और इस पूरे समीकरण को समझें,
कुछ तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद यह चर्चा आपको बेहतर तरीके से और ज्यादा समझ में आएगी। कुछ तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हम रखते हैं किस तरीके से जाटव वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। जाटव वोटर्स का अंगणित क्या है। 2012 और 2017 की अगर तुलना करें, बीजेपी को 4% मिले थे 2012 के चुनाव में, लेकिन 2017 जब सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी तब 9% मिले थे, यानी 5% का फायदा हुआ था बीजेपी को। वहीं अगर बीएसपी की बातचीत करते हैं, पहले से 63% वोट बैंक उसके पास था, 2017 में यह बढ़कर 86% हो गया और 23%, यानी ये वोटर उनके साथ ना सिर्फ इंटैक्ट रहा बल्कि इसमें बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, 14% 2012 में वोट मिले थे, लेकिन 2017 के चुनाव में यह घटकर सिर्फ 3% रह गया, यानी 11% का नुकसान हुआ जाटव वोटर्स के लिहाज से। तो यह तस्वीर हमने ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखी है। और चलिए सीधे मेहमानों का रुख लेते हैं। संजय जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। ये जो गणित हमने रखा है, समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान, बीएसपी के साथ बड़ा दिलचस्प है, सरकार में नहीं आए, विधायकों के लिहाज से कम थे, उसके बावजूद जो वोटर थे वो ना सिर्फ इंटैक्ट रहे बल्कि उसमें बढ़ोतरी हुई, बीजेपी को भी फायदा। नहीं, अगर हम दलित वोट की बात करते हैं तो बीएसपी की पकड़ दलित वोटरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम जाटव वोटर की बात करें तो जाटवों ने तो बीएसपी के लिए बढ़ चढ़कर हर चुनाव में वोट किया। ये उनके कोर सपोर्टर हैं, चाहे बीएसपी चुनाव जीतने की स्थिति में हो या ना हो, उनके कोर सपोर्टर उनके साथ ही रहते हैं। इनका अनुपात तकरीबन 65-70% से लेकर 80% जाटव वोटरों ने हमेशा बीएसपी को वोट किया। और अगर गैर जाटव दलितों की भी हम बात करें तो उनका वोट भी बीएसपी की तरफ जाता रहा है। पिछले दिनों कम से कम 7-8 सालों में ये देखने को मिला कि खासकर यूपी में गैर जाटव दलित वोट का रुझान थोड़ा बीजेपी की तरफ बढ़ा है। समाजवादी पार्टी को कभी भी दलितों का वोट उस अनुपात में नहीं मिला जिस अनुपात में शायद समाजवादी पार्टी उम्मीद करती थी। लेकिन जो भी शिफ्ट देखने को मिला पिछले दिनों दलित वोटरों में, वो बीजेपी की तरफ है। और उसकी वजह शायद जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो तमाम तरह के वेलफेयर स्कीम्स बीजेपी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लेके आई, जिसका फ़ायदा गरीब तबके के लोगों को होता है। और ये जाहिर है कि दलित समुदाय से गरीब तबके में आने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है। इन सब वजहों से हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत रुझान दलितों का बीजेपी की तरफ होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये रुझान 2017 में देखने को मिला था, जिसका असर ये हुआ कि वो सत्ता में आए। सवाल ये कि वो रुझान इस बार क्या बरकरार रहेगा। मैं आगे बढ़ता हूं और प्रदीप जी आपके पास आऊं, एक ग्राफिक्स और दिखा देते हैं। पहली लिस्ट में अनुसूचित समुदाय के 19 लोगों को टिकट देकर बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो भी पिछड़ों और दलितों पर दाव लगाने के लिए तैयार है। कुछ तस्वीर हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। दरअसल इक्वेशन क्या है, पूरे इस एससी वोटर को लेकर जो अंक गणित है। कांग्रेस की अगर बातचीत करें, 2012 में 14% मिले थे, 2017 में सिर्फ 2 मिले, -12 यानी 12% का नुकसान। बीजेपी की बात करें तो 8% 2012 में, 2017 में 31%, 23% का फायदा। ये एक बड़ा रोल प्ले कर गया। बीएसपी को थोड़ा कम नुकसान हुआ, 48% पहले से वोट बैंक था। 2012 के अगर चुनाव की बात करें, 2017 में 43%, सिर्फ 5% का नुकसान। लेकिन यहां पर भी समाजवादी पार्टी को सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 17% 2012 में वोट उन्हें मिले थे और 2017 में 10%, 7% का ये नुकसान हुआ। ये हमने रखा है प्रदीप जी, करीब 403 सीटों में से 300 सीटों पर दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है। अगर पूरे दलित वोटर्स की अगर हम बातचीत अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है निर्णायक भूमिका में है। सामान्य सीटों पर अगर बीजेपी ने अपने टिकट के ऐलान में अगर दलित वोट बैंक से अगर वहां से कैंडिडेट्स को उठाया है तो जाहिर सी बात है संदेश साफ है। सवाल यह कि क्या यह स्वामी फैक्टर की काट होगा? देखिए, दलित हो या ओबीसी हो, जो पिछड़ा वर्ग है, उसका एक्चुअल प्रतिनिधित्व कर देना किसी भी पार्टी के लिए अनदेखी नहीं की जा सकती। उसी का नतीजा जो आप देख रहे हैं कि 19 सीटें 107 सीटों के अंदर जो बीजेपी ने डिक्लेयर किया, वो उसका एक नतीजा है। उससे मुझे नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने या जाने के चलते बीजेपी ने ये निर्णय लिया है। इसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में यदि चुनाव जीतना है तो आप ओबीसी और दलित को अनदेखा कर सकते हैं। उसके बिना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन एनके सिंह सर, यहां पर तो सवाल उठता है, कुछ दिन पहले जबरदस्त तरीके से माहौल इस बात को लेकर बन रहा था कि धार्मिक ध्रुवीकरण की चर्चा शायद चुनाव में सबसे ज्यादा होगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं जातियों की, तो क्या यह माने कि जातियों के आधार पर पूरी तरीके से चुनाव होने वाला है?
हाँ, ये आपका फ्रेज मुझे बहुत अच्छा लगा। धार्मिक ध्रुवीकरण और की जगह सामाजिक समरसता, सामाजिक आपने कोई फ्रेड यूज किया, सामाजिक समीकरण, जी, ये बड़ा अच्छा फ्रेज है। और धार्मिक ध्रुवीकरण का एक सिचुएशन पॉइंट होता है जो बेस वोट तैयार करता है। आप गौर कीजिए, 1992 में मंदिर मस्जिद ढांचा गिरा था। 10 साल बाद 2002 में आप जानते हैं बीजेपी को वोट कितने मिले थे? 20.1%। तब भी बीएसपी को ज्यादा मिले थे, समाजवादी पार्टी को ज्यादा मिले थे। 2007 में आइए, ये घट के 17% हो गया 15 साल बाद मंदिर गिरने के। और 20 साल बाद 2012 में ये फिर घट गया और 15% पे आ गया। तो ये बेस वोट है, वो तो ध्रुवीकरण से हो जाता है, लेकिन इस रियलिटी को आप नहीं बदल सकते कि सामाजिक समीकरण का अपना रोल होता है, खासकर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, खासकर के बिहार और यूपी में। नतीजा ये हुआ है कि ये आपकी मजबूरी थी। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने समझा कि 7 लाख दिए, 5 लाख दिए जलवा के हम इस कंसोलिडेशन को कंप्लीट कर लेंगे। वो हिंदू कंसोलिडेशन को नहीं समझ पाए कि ये सिर्फ बेस वोट देता है। एडिशनल वोट जो चाहिए, जिसको मैं क्रिएशन ऑफ एडिशनल वोट कहते हैं, जिससे सीटों में बदलता है, वो जरूरत है कि आप ये समीकरण बनाएं। क्या वाकई बीजेपी ये समीकरण बना पाई है? 5 साल में एक मैसेज जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो समीकरण नहीं बन पाया है। यही वजह है कि इस समय बैकवर्ड असर्शन बहुत तेजी से हो रहा है और ये इंडियन पॉलिटिक्स के लिए कैसा संकेत है तो हम नहीं कह पाएंगे, अभी वो संजय जी बताएंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि धार्मिक आधार पे अगर आप चाहे, आप जरा सोचिए, आपने कहा कि दलित 403 सीटों पे निर्णायक है। अरे हिंदू तो 403 सीटों पे पूरा ही निर्णायक है जी। लेकिन ठीक है, इसकी चर्चा हम करते हैं इनके सिंह सर। और वाकई ये इंडियन पॉलिटिक्स के लिए कैसा संदेश है, ये सवाल मैं संजय जी से करूं। लेकिन एक और ग्राफिक्स हम जरा दिखा देते हैं। कुर्मी और कोयरी वोटर की अगर बातचीत करें, क्या कुछ अंक गणित है यूपी की सियासत के लिहाज से, वो तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कुर्मी कोयरी वोटर का अंक गणित क्या है? कांग्रेस की बात करें 2012 में 13%, 2017 में 3%, जाहिर सी बात है 10% का नुकसान। बीजेपी के पास 19%, 2012 में, 2017 में 57%, जबरदस्त इजाफा हुआ। 38%, बीएसपी 19% था 2012 में, 2017 में 14%, 5% का नुकसान। समाजवादी पार्टी को इसमें भी ज्यादा नुकसान, 35% 2012 में, 18% 2017 में और 17% का नुकसान हुआ। संजय जी, दो बातें। एक तो जो इनके सिंह सर ने कहा, ये जो बदलाव है ये इंडियन पॉलिटिक्स के लिए संदेश क्या, और साथ ही कुर्मी कोयरी वोटर्स या जो भी अंकगणित हम देखते हैं जातियों के लिहाज से, बीजेपी को कुछ ना कुछ फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को नुकसान, कांग्रेस को नुकसान। कांग्रेस तो खैर अपने वजूद को तलाश रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी शायद उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रही है इन्हीं सब अंकगणितों के लिहाज से। देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया है यूपी की राजनीति में, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव या 2017 का विधानसभा चुनाव, इन सब चुनाव में बीजेपी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। और इसकी वजह रही कि अलग अलग समुदाय के वोटरों ने उनके लिए जमखम कर वोट किया। बीजेपी एक समय था जब बीजेपी, जिसका जिक्र एनके सिंह जी कर रहे थे, कि यूपी में 28-30% वोट होते थे। अगर नेशनली हम देखें तो उन्हें 27-28% वोट होते थे। इसकी वजह यह थी कि बीजेपी अपने ट्रेडिशनल वोटर्स का वोट ले पाती थी, लेकिन नए सेक्शंस में उन्होंने अपनी पैठ नहीं बनाई। लेकिन पिछले 5-7 सालों 10 सालों में जो उनका अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है, चाहे यूपी हो, अन्य राज्य हो, चाहे लोकसभा के चुनाव में, इसकी वजह यह है कि उन्होंने दलितों में पैठ बनाई और ओबीसी में, गैर यादव जो अपर डोमिनेंट ओबीसी है उनको छोड़ लोअर ओबीसी में हर राज्यों में उन्होंने अपनी पैठ बनाई, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे बिहार है, यूपी है, अन्य राज्यों में भी। इसकी वजह से बीजेपी का वोट प्रतिशत नेशनली हमें पता है 37% पहुंच गया, 37%। अगर बीजेपी को सिर्फ उनके कोर सपोर्टर का वोट मिलता तो ये कभी उनका वोट 30% से ऊपर नहीं जा सकता था। यह जानते हुए ही बीजेपी ने इस तरह के सोशल समीकरण बनाने की कोशिश की, जिसमें वो सफल हुए। ठीक, अब सवाल है कि इसका देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर है कि मंडल कमीशन के, जब मंडल कमीशन के सिफारिश लागू हुई, उसके बाद तमाम तरह की पार्टियां आई जो ओबीसी के कॉज को के लिए आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि भाई हम ओबीसी के कॉज को चैंपियन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ओबीसी मतदाताओं में, मतलब कई सालों तक, कई दशकों तक ये धारणा बनी रही कि बड़ी पार्टियों ने उनके हितों की अनदेखी की है, इसलिए वो सब गोलबंद हुए
रीजनल पार्टियों के साथ, चाहे वो आरजेडी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, इस तरह की पार्टियों के साथ। लेकिन जब पिछले 2 दशक में उन्हें ये लगा यहाँ भी उनकी दाल नहीं गल रही है और उन्हें यहाँ भी कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा है, उनका शिफ्ट बीजेपी की तरफ हुआ और अब ये फिर रिवर्स शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ से। तो ये एक तरह से सामाजिक परिवर्तन का संकेत दे रहा है। मैं इसको एकदम वो नहीं समझता हूं कि राजनीति का जातिकरण हो रहा है, बट ये एक सामाजिक परिवर्तन का एक संकेत है संजय जी, जिसमें सब लोगों की बराबर की हिस्सेदारी हो सकती है, कम से कम वो दावेदारी कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन ये क्या सबकी बराबर की हिस्सेदारी तय कर पाएगा? खासतौर पर चुनावों में जो भागदौड़ होती है उसके लिहाज से देखिए, जो मौजूदा परिस्थिति है उसके लिहाज से, जिस बात का जिक्र संजय जी ने किया या फिर एनके सिंह सर ने किया कि देखिए धार्मिक ध्रुवीकरण की पहले चर्चा, अब जातीय समीकरण की चर्चा, राजनीति जातीय समीकरण के बिना अपरिहार्य बन चुकी है। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं कि धार्मिक ध्रुवीकरण, राष्ट्रवाद और जातिवाद, इन तीनों के बीच में बहुत पतली रेखा है। जहां तक धार्मिक ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद की बात है, वो एक इमोशनल मुद्दे हैं, और जातिवाद जहां तक सवाल है, जब लोग अपने जाति के आधार पे वोट देते हैं तो वो ये मानते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, यदि वो हमारी जाति का है तो वो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा आचार व्यवहार, हमारी समस्याओं को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाने में समर्थ है। ये कुछ भी नया नहीं है। यदि आपको मैं 91-92 तक ले जाऊं, जब बाबरी मस्जिद का ढहाई गई और उस समय जो है वो राम जन्मभूमि और राम मंदिर बड़े चरम पे था, तो 93 में जब यूपी के चुनाव हुए, उसके अंदर बीजेपी नंबर 1 पार्टी तो बनी, बट काशीराम जी और मुलायम सिंह जी ने एक अलायंस बनाया और उसके चलते उनकी सरकार बनी। तब ये नारा दिया गया कि साथ आए मुलायम और काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये तब का मुद्दा है। अब 2002 में और 2012 में जब समाजवादी ने जीत हासिल की और 2007 में मायावती जी ने जीत हासिल की, तो बिना इस सामाजिक समीकरण को साधने का मतलब यह है कि राइट रिप्रेजेंटेशन दिए किसी का भी सरकार बना पाना संभव नहीं है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, मैं बात करूंगा समूचे प्रदेश की, जातिगत आधार पर ही ज्यादा करके वोट पड़ता है। ठीक है, मैं इससे पहले कि एनके सिंह सर का रुख करूं, प्रदीप जी आपको रोककर एक सवाल मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं। मुस्लिम वोटों की बातचीत हो रही है। देखिए, बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार नहीं दिया, कल हम इसकी चर्चा कर चुके थे। बीएसपी ने खड़ा किए, समाजवादी पार्टी ने खड़ा किए, ओवैसी अलग ताल ठोक रहे हैं। इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी में बड़ी उम्मीदों के साथ गए थे, नहीं टिकट मिला। कल शाम तक खबर आ गई कि बीएसपी की ओर वो राह देख रहे हैं। तो यहां पर यह बंटवारा है, ये फैक्टर कितना असर डालेगा? क्योंकि हर पार्टियां तो जोर लगा रही हैं इस वोट बैंक पर भी। नहीं, देखिए, हर पार्टी बिल्कुल लगा रही है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी हो, जनसंघ हो या उसके पहले 1925 से आरएसएस हो, उन्होंने हमेशा हिंदुत्व की राजनीति और हिंदुत्व के एजेंडे को सामने लेके आया है। इसका नेचुरल मतलब यह है कि वो अपने आप को मुसलमान से दूर करके मानते हैं, कम से कम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। तो जिसके चलते स्वाभाविक है, यदि वो किसी भी मुस्लिम, मेरा मतलब ये था कि अगर यहाँ पर बंटवारा है तो क्या बीजेपी को इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा जो दूसरे समीकरणों पर भारी पड़ सकता है? छोटा सा जवाब। नहीं, छोटा सा जवाब ये है कि वो देखने वाली बात होगी कि मुसलमान कंसोलिडेशन में समाजवादी को वोट करेगा या कांग्रेस और बसपा के अंदर उसका ध्रुवीकरण होगा। ये अभी देखने वाली बात है, अभी समय बताएगा। यदि ध्रुवीकरण हुआ इसका मुसलमान वोट का, तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को तो होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। ठीक है, एनके सिंह सर, ये मान लें कि यूपी की सियासत, खासतौर पर बिहार की भी आप चर्चा कर रहे थे, यूपी में तो अभी चुनाव है, ये माने कि यहां पर अगर आपको अगड़ा बनना है तो पिछड़ा बनना पड़ेगा, वो आपको आगे रखकर चलना पड़ेगा। जब लालू यादव ने पॉलिटिक्स शुरू की थी तो भैंस पे चढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठता था और चरवाहा स्कूल खुलवाया था। इसका पर्पस ये था कि फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस जनरेट करे, एक झूठी चेतना सशक्तिकरण की जनरेट करते हैं। जातिवादी पॉलिटिक्स के मूल में यही है कि जब उनकी जाति का नेता मंत्री बनता है, लाल बत्ती लगा के निकलता है और पीछे पुलिस होती है, तो उसको जो कॉन्शियसनेस, उसका जो फॉल्स सेंस जनरेट होता है, ये उसी की वजह से वोट देती है। उसको इससे जरूरत नहीं है कि उसके घर के सामने की सड़क बनी कि नहीं, रोजगार मिले कि नहीं। और ये बात ये नेता, जातिवादी नेता हो चाहे धार्मिक नेता हो, ये सब जानते हैं। लिहाजा बीजेपी ने धार्मिक जो कंसोलिडेशन किया
उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन उसको ओवरराइड करके, क्योंकि वो हमेशा मुद्दों पे आती है, जैसे कि राम मंदिर बना तो एक बेस वोट आपका बना, लेकिन उसके बाद वो सैचुरेशन पॉइंट आके खत्म हो गया। यहां पे जो जातिवादी उभार अभी आप फिर से देख रहे हैं, और छोटे छोटे आप देख रहे हैं किस तरह बार्गेन कर रहा, एक कोई राजभर होता है, कोई एक मौर्य होता है, और वो ये कह रहा है कि वो बीजेपी को बर्बाद कर देगा। ठीक है, और इसीलिए दबाव में देखिए जो परिस्थितियां हैं। एनके सिंह सर, मैं आपको रोकता हूं, इसीलिए देखिए अब से थोड़ी देर पहले खबर भी आ गई कि निषाद पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर भी सहमति बन गई है। सोमवार को औपचारिक ऐलान होगा, 15 सीटों पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है। हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।